के सुरेश केरल से सांसद हैं। वो आरएसएस और पीएफआई को एक ही तराजू में तोलकर देख रहे हैं। इसलिए आज से 8 साल पहले यानी 2014 में केरल की कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में पीएफआई को लेकर जो कुछ कहा था वो भी आपको पता होना चाहिए। साल 2012 में उस वक्त केरल में रही ओमान चंडी सरकार ने केरल हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही प्रतिबंधित कट्टरवादी इस्लामिक संगठन सिमी का दूसरा रूप है। केरल में पीएफआई के रक्त चरित्र के सबूत 2014 में कांग्रेस की ओमान चंडी सरकार ने फिर से हाईकोर्ट को दिए थे। एक हलफनामे में सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि पीएफआई के मेंबर 27 सांप्रदायिक हत्याओं में शामिल रहे हैं। इसके अलावा इस कट्टर ब्रिगेड के सदस्यों पर जान से मारने की कोशिश के 86 केस दर्ज किए गए, जबकि सांप्रदायिकता फैलाने के लिए 106 मामले पुलिस में रिपोर्ट हुए। यानी 2014 में ही केरल में कांग्रेस की सरकार ने माना था कि पीएफआई हिंसा, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली गतिविधियों में शामिल है। ये 8 साल पुरानी बात है। तब से आज तक सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई की संलिप्तता बढ़ी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या के सुरेश को अपनी ही सरकार के हलफनामे के बारे में जानकारी नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि के सुरेश केरल के प्रमुख नेताओं में शुमार हैं। तो हो ये सकता है कि महज एक वर्ग को खुश करने के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए के सुरेश जैसे नेता आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को पीएफआई के बराबर में खड़ा कर रहे हैं। वैसे इस पूरे मामले में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखने को भी मिली। पीएफआई के बैन के बाद देश भर में मुस्लिम समाज के गुरुओं से कई तरीके के रिएक्शन देखने और सुनने को मिले, जिसमें से किसी ने आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन ज़्यादातर जब राजनीतिक पार्टियों की बात आई तो हर किसी का रिएक्शन आरएसएस की तरफ गया। अब हम देश में सेलेक्टिव वोट बैंक की राजनीति करने वाले उन नेताओं को आईना दिखाने वाले हैं जिन्हें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध से पीड़ा हो रही है। इसलिए वो अब आरएसएस पर बैन की मांग लेकर इनडायरेक्ट तरीके से पीएफआई बैन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उन लोगों के लिए भी किया जा रहा है, क्या उन्होंने पीएफआई के माउथपीस तेजस मैगजीन के इस कवर पेज को नहीं देखा है, जिस पर दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी रहे ओसामा बिन लादेन की तस्वीर छपी हुई है। इस मैगजीन में पीएफआई ने ओसामा को अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बताया और उसे शहीद साबित करने की कोशिश की। अब सोचिए, जिनका आदर्श ओसामा जैसा आतंकी हो, उनकी विचारधारा किस कदर नफरत के जहर से भरी होगी। लेकिन कुछ नेता अपने राजनीतिक चश्मे से ही सब कुछ देखते हैं। ऐसे ही कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब देश उन लोगों से जानना चाहेगा जो आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को पीएफआई के बराबर में खड़ा कर रहे हैं। 2017 में एनआईए की चार्जशीट में पीएफआई के मेंबर्स का लिंक आतंकी संगठन आईएसआईएस के सामने आया था। ऐसे में आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने वाले नेताओं को यह जरूर बताना चाहिए कि आरएसएस पर ऐसा कोई आरोप क्या कभी लगा। नवंबर 2017 में केरल पुलिस ने दावा किया कि कन्नूर के 6 पीएफआई मेंबर्स का कनेक्शन आईएसआईएस से था। अब सवाल यह कि आरएसएस पर सवाल उठाने वाले नेता बताएंगे, क्या आरएसएस पर कभी कोई ऐसा आरोप था? 2021 में खुलासा हुआ कि पीएफआई कार्यकर्ता बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े थे। सवाल फिर से वही, क्या आरएसएस पर इस तरीके का कोई आरोप दिखाई दिया? तो इस तरीके के सवाल कई महत्वपूर्ण बनते हैं। पीएफआई मार्शल आर्ट की आड़ में युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देता है। यह खुलासा 2022 में पटना से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने किया था। इस तरह मई 2022 में लखनऊ से 2 पीएफआई मेंबर्स की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने चार्जशीट में बताया कि संदिग्ध तरीके से 22 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। पीएफआई देश में हुए कई दंगों में भी डायरेक्टर रहा है। इसके सबूत मिले हैं। इसके सबूत फरवरी 2021 में ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिए थे, जिसमें पीएफआई ने हाथरस रेप केस पर दंगे की बड़ी साजिश रची थी। हमने जो तमाम आरोप गिनाए वो दस्तावेजों में दर्ज हैं, जो देश की जांच एजेंसियों ने कोर्ट में बताए हैं। जांच में इन आरोपों से जुड़े तथ्य भी मिले हैं। लेकिन सोचिए, एजेंसियों की जांच के बाद भी के सुरेश जैसे नेता पिछले दरवाजे से पीएफआई का बचाव करते नजर आते हैं। के सुरेश जैसे नेता शायद ही तथ्यों और सबूतों के साथ जो बात अपनी कह रहे हैं उसके पक्ष में कोई चीज रख पाए। इसलिए ये नेता सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए बयानबाजी करते ज्यादा नजर आते हैं। ही संविधान विरोधी, मानवता विरोधी हिंसा का संगठन है, उस पर प्रतिबंध लगाना यह एक बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की भारत सरकार का सारा देश समर्थन करता है और वह आगे ऐसी गतिविधियां सिर ना उठा सकें, उनको पूरी ताकत के साथ सबक सिखाए। पीएफआई पर बैन के बाद कांग्रेस जिस आरएसएस पर बैन लगाने की बात कह रही है, शायद उसके इतिहास को वो भूल गई है। आज आरएसएस से जुड़ा वो इतिहास भी आपको जरूर देखना चाहिए।
आज़ादी से अब तक आरएसएस पर 3 बार बैन लग चुका है, लेकिन हर बार बेदाग होने की वजह से बैन हटा भी। 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर पहली बार बैन लगा। तब आरएसएस पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे, लेकिन 18 महीने बाद 11 जुलाई 1949 को इस प्रतिबंध को हटा लिया गया। इसके बाद 1975 में आपातकाल के वक्त आरएसएस पर इसलिए बैन लगाया गया क्योंकि इमरजेंसी के विरोध में स्वयंसेवक सड़क पर उतर आए। तब आरएसएस पर 2 साल तक पाबंदी लगी रही। आरएसएस पर तीसरी बार बैन 1992 में लगा था। इस बार आरएसएस पर प्रतिबंध की वजह अयोध्या का विवादित ढांचा था। हालांकि ये बैन भी 6 महीने बाद हट गया। आपको यहां हम ये भी बताना चाहेंगे कि आरएसएस पर आरोप तो कई बार लगाए गए, लेकिन कहीं भी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। तो कांग्रेस की सरकारों ने आरएसएस पर बैन लगाया और आरोप साबित नहीं होने पर फिर बैन हटाया भी। यानी आरएसएस हर बार एक तरीके से कहें तो उस पर कोई आरोप साबित हो नहीं पाया। और ये तब हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यानी के सुरेश जैसे नेता एजेंसियों की जांच पर शायद सवाल उठाएंगे। फिर सवाल के सुरेश पर भी हैं। आखिर के सुरेश जैसा नेता सिर्फ राजनीतिक विरोध में ऐसा बयान क्यों देते हैं? नेता क्यों ऐसा गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाते हैं? क्यों ये नेता इस तरीके की बात करते हैं जिसे लेकर बाद में उनके पास कोई जवाब नहीं सूझता?